तो आज बच्चों हम लोग अष्टमः पाठः के अभ्यास की ओर चलते हैं। तो चलो मंगलम के साथ अभ्यास की तरफ पहुंच चलेंगे। अष्टमः पाठः का अभ्यास करेंगे आज। यथा द्यौश्य पृथिवी च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा हस्य रात्रि च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो नरिष्यतः एवा मे प्राणमा विभेह एवा मे प्राणमा विभेह। अब त्रिवर्ण ध्वजः जो पाठ है इसके अभ्यास की तरफ पहुंचिए। आपसे मैंने कहा था कि इसका पहला अभ्यास थोड़ा सा शुरू तो किए थे, लेकिन मैंने कहा था आप सब एक बार कोशिश कर लेना, उसके बाद अगले दिन हम सब मिल करके उसको देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो लगता है सब आज तैयार करके जरूर आए होंगे और हम लोग आज उसका अभ्यास करेंगे बच्चों। तो चलो आज हम तैयार हो जाएं, अपने हाथ में पेन पेंसिल कागज ये सब लेकर के बैठेंगे, जिससे हम लोग इसको दोहरा करके आगे अपना अभ्यास करते चलें और अभ्यास सही हो शुद्ध हो, जिससे कि परीक्षा में उसको अच्छी तरह से हम लिख पाएं। क्योंकि आपसे कहा था कि जो बात सही है उसके लिए आम लिखना है और जो बात गलत है उसके सामने हमें न लिख करके वाक्य को पूरा करना है। तो चलें अब धीरे धीरे अभ्यास की तरफ बढ़ चलते हैं और वह अभ्यास हम सब करते हैं। अभ्यास पूरा हमने लिखा है और आपको दिखा रहे हैं, वह अभ्यास अच्छे से आप कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है। अभी धीरे धीरे आगे देखिए बढ़ रहा है मेरा स्क्रीन, पूरा पाठ दिखाते हुए आगे जा रहा है। अभी शुद्ध के सामने आम और अशुद्ध के सामने कथन के सामने न लिखना होगा। शब्दार्थ तो आपको दिखाए ही थे, ये शब्दार्थ तो आप लिख ही लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आराम से शब्दार्थ लिख लोगे बच्चों। और अब देखो अभ्यास जो है अब आ रहा है, इस अभ्यास को हम सब करते हैं। पहला लिखा हुआ है बच्चों, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में 3 रंग हैं। तो एकदम सही बात है, 3 रंग तो है ही हैं। ये बहुत मोटी पेंसिल है, थोड़ा सा हम इसको अभी कम कर लेते हैं तब सही रहे, जिससे कि अब इसको थोड़ा सा हम सही करके अब लिखेंगे। आम कह देंगे मतलब हाँ यह बात सही है, यह बात सही है, इसके सामने हमने आम लिख दिया। और फिर आगे एक प्रश्न आ रहा है कि हरा रंग जो है शांति का प्रतीक है। ध्वजे हरित वर्ण शांते प्रतीक है। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कौन है? कहा शांति का प्रतीक तो सफेद रंग है। और तो ये हरा रंग किसका प्रतीक है? कहा हरा रंग तो प्रतीक है सुंदरता का, उर्वरता का। सुंदरता का प्रतीक है, उर्वरता का प्रतीक है, इस तरह से बताया यहाँ पर। तो हरा रंग शांति का प्रतीक है, हमें तो लगता है कि वह शांति का प्रतीक नहीं है। वह तो हमेशा बताता है शांति का प्रतीक तो सफेद हो सकता है। फिर भी एक बार चाहें तो चेक कर लेंगे, चलो अभी लिख लेते हैं। इसको हम कहते हैं शांति का प्रतीक नहीं है। अगर ये कहे होंगे कि है तो मान लेंगे, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो हम समझ रहे नहीं है। और झंडे में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है, ये तो सही बात है। केसरिया रंग आप देखे थे पराक्रम का, वीरता का और शक्ति का प्रतीक है, तो इसको हम कह देंगे आम, मतलब सही बात है ये। आम का मतलब सही बात है। आम का मतलब होता है सही बात है। फिर कहा कि चक्र में 30 तीलियां हैं। तीलियां तो खूब लगी हैं, बहुत सही कहा इन्होंने।
लेकिन वहां पर तो लिखा था चतुर्विंशति हराह, 24 तीलियां हैं, 30 नहीं हैं। तो ये तो बात ठीक नहीं है। जब ठीक नहीं है तो कह दें न, मतलब ये बात ठीक नहीं है। और चक्र प्रगति का द्योतक है। जो चक्र है वह प्रगति को सूचित करता है, न्याय को सूचित करता है। तो सही बात है, यही तो हम लोगों को बताया गया था वहां पर। सही है तो हमने लिख दिया आम। तो यही तो कहा था करने के लिए कि वाक्य लिखिए, वाक्य के सामने सही है तो आम लिख दें और गलत है तो न लिख दें। तो हमारा यह अभ्यास पूरा हो जाता है। परीक्षा में भी ऐसे हो सकता है, लिखा रहे वाक्य, वहां लिखा रहे आम, फिर लिखा रहे न, फिर लिखा रहे अदर्स। तो आप देख लें कि क्या है, ये ज्यादातर सही है कि नहीं है। और दोनों बातें नहीं है तब जाकर आदर्श में जाता है। तो आम या न में जो आपको लगे उसको आप लिख दीजिए। जब पाठ पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपके समझ में यह बात आ जाएगी। कोई खास इसमें ऐसी बात नहीं है कि आपके समझ में न आए। केवल वाक्य ही तो दिए गए हैं, वाक्य ही दिए गए हैं, उसको देख लेंगे अगर तो हमारे समझ में आ जाएगा। हरा रंग शांति का प्रतीक है, मैंने कहा कि नहीं है। इसको हम बाद में जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे, क्योंकि अभी अगर चलेंगे तो फिर वही हमारी स्क्रीन थोड़ा धीरे हो जाएगी और हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो दूसरा अब प्रश्न आ जाएगा। आप लिखे होंगे या बुक खोल करके देख लें। ये सभी प्रश्न बुक में लिखे हैं। अभ्यास में तो हमें कॉपी में इसी तरह से इनको लिखना है। कॉपी में लिख करके इस तरह से उसका उत्तर भी देना है। शॉर्टकट नहीं जाएंगे कि नंबर डाले आम न लिखते चले गए, पूरा वाक्य भी लिखेंगे बच्चों। दूसरा जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, उसमें विभक्ति और वचन पूछा गया है। कह रहे हैं अधो लिखतेषु पदेषु, नीचे जो लिखे गए हैं पद, पद मतलब शब्द रूप या धातु रूप को पद कहते हैं। जो शब्द रूप दिए गए हैं उनमें प्रयुक्ताम विभक्तिम, प्रयुक्त की गई विभक्ति को, वचनम च, और उसके वचन को लिखत मतलब लिखिए। कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है इसको आपको लिखना है। तो पदान मतलब पद पहले लिखेंगे, फिर विभक्ति, फिर वचन, और बीच में पेंसिल से लाइन खींच देंगे जिससे कि वह सही रहे, गलत ना होने पाए। एकदम सही रहेगा, उसमें गलत नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अच्छे से हम देख लेंगे बच्चों। और पहला तो उदाहरण है, यथा मतलब जैसे कि, एग्जाम्पल, यथा मतलब जैसे कि, उदाहरण दिया। और आपके पुस्तक में उदाहरण लिखा भी है, उसको लिख करके बता दिया है कि त्रयाणाम देखो, त्रि शब्द का है। त्रयाणाम पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है। तो आपकी पुस्तक में अगर पुल्लिंगम लिखा है तो पुल्लिंग लिख दें, और नपुंसक लिंग लिखा है तो नपुंसक लिंग लिख दें। लेकिन यहाँ लिंग नहीं विभक्ति पूछ रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, विभक्ति केवल बताते हैं। तो यहाँ पर त्रयाणाम, नाम या राम जब आता है तो आपको बताया हूं वह हमेशा षष्ठी विभक्ति में होता है। षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन में होता है। तो यहाँ लिख दिए बहुवचनम, बीच में लाइन खींचे रहेंगे जिससे शब्द इधर उधर न हो। पेंसिल से लाइन खींच करके लिखेंगे आप लोग। अब इस तरह से कहा, अब आप लोग बताओ समृद्धि है। समृद्धि शब्द का षष्ठी और पंचमी दोनों में बनेगा बच्चों। पुस्तक में तो, इस पाठ में तो षष्ठी का प्रयोग किया गया है, लेकिन पंचमी में भी इसका रूप बनता है। तो हम दोनों में लिख लेंगे, हम इसको दोनों में लिख लेंगे जिससे कि डाउट, क्योंकि व्याकरण में ये थोड़ी देखता है कि आपके बुक में है क्या नहीं है। व्याकरण में तो जिसमें रहे बताना चाहिए कि इसमें भी बनता है, इसमें भी बनता है। तो शब्द रूप अगर हम देखेंगे तो वह पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी यही रूप बनता है। तो दोनों में लिख देते हैं। और एक वचन में रहेगा, एक वचनम। एक बहुत से शब्द पंचमी और षष्ठी में दोनों में बनते हैं, वही एक वचन में। वर्णानाम, रंगों का, ये भी काके की षष्ठी। जैसे नाम या नाम बताया था भी आपको, षष्ठी बहुवचन। तो ये भी, इसको भी हम लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, षष्ठी बहुवचनम। परीक्षा में यही दिया रहता है, वर्णा नाम लिख दिया, कहा कि बताइए षष्ठी पंचमी तृतीया कौन सी विभक्ति है। या पूछ लिया एक वचनम द्विवचनम बहुवचन में बताइए कौन सा वचन है। तो जो बच्चे अच्छे से इसको पढ़े रहेंगे वे तुरंत बता देंगे, नहीं तो देखते रहेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, सोचने में ही समय बिता देंगे। बहुवचनम, इस तरह से इस अभ्यास को किए।
अब उसके बाद फिर देखेंगे उत्साहस्य शब्द दिया गया है। वर्णा नाम लिख लें। षष्ठी बहुवचनम, इसको नोट कर लेंगे तब आगे बढ़ूंगा। स्क्रीन थोड़ा धीरे चल रही है तो पहले समृद्धे का लिख लेते हैं। पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है। पंचमी और षष्ठी दोनों में यह शब्द रूप बनता है और एक वचन का है। तो पंचमी षष्ठी एक वचनम लिख दिए। कॉपी में बहुत अच्छे से लिखेंगे। बीच में मैंने कहा पेंसिल से लाइन भी खींच लेंगे तो शब्द बाएं दाएं इस तरह से भगते हुए नहीं रहेंगे, एक क्रम से दिखेंगे और अच्छा लगेगा देखने में और पढ़ने में भी आपको। तो इस तरह से नोट करते जाएंगे सबको। एक वचनम, वचन नहीं वचनम लिखना है पूरा। एक वचनम, ये वचन यहाँ बन गया, इसको सुधार देते हैं थोड़ा सा। एक वचन नहीं, एक वचनम होगा। एक वचनम। और ये है षष्ठी। षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम लिख लेंगे। षष्ठी बहुवचनम। अब देखो उत्साह से आता है अगला शब्द, इसको पहले नोट कर लीजिए। खूब अच्छे से लिखेंगे, गलती क्योंकि शब्द रूप में थोड़ा सा भी अगर गलत हुआ तो पूरा गलत हो जाता है, एक भी अंक नहीं मिलता है। इसलिए धातु रूप और शब्द रूप के जो अभ्यास हों उनको बहुत ही संभाल करके करना है बच्चों, नहीं तो गलत हो जाता है तो हम उसमें सुधार बिल्कुल नहीं चांस है करने का, उस गलत ही हो जाएगा एकदम से। समृद्धे है वर्णानाम त्रयाणाम, इनका आपने लिख लिया है। अब देखेंगे उसके आगे उत्साहस्य, यहाँ लिखा है उत्साहस्य। अब इसका लिखेंगे, देखिए वहां समृद्धे में वचन जो था उसको वचनम बना दे रहे हैं। ये देखिए वहां पर वचनम बन गया। अब उत्साहस्य अकारांत शब्द है, जैसे बालकस्य, फलस्य, नरस्य, एक इस तरह से अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग दोनों में बनता है। तो हम इसका अंदाजेंगे स्य जो है षष्ठी में होता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे षष्ठी। और एक वचन होता है, ये षष्ठी का एक वचन, तो लिख देंगे षष्ठी एक वचनम। षष्ठी एक वचनम, इस तरह से लिख देंगे। इसका हो गया उत्साहस्य का षष्ठी एक वचनम। लिख लें षष्ठी एक वचनम। अब आएगा नागरिकैहि। नागरिक शब्द है, जैसे बालक, बालक से बालकैहि बनता है, षष्ठी बालकैहि बनेगा बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि। तृतीया बहुवचन में, तो ये भी नागरिकेन नागरिक नागरिकाभ्याम नागरिकैहि, नागरिकेण नागरिकाभ्याम नागरिकैहि है तृतीया बहुवचन में, यह भी बनेगा। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे इसी तरह से। क्या लिखेंगे हम सब लिखेंगे तृतीया, विभक्त में लिखेंगे तृतीया। और वचन में हम लोग लिखेंगे बहुवचनम, विभक्ति में लिखेंगे तृतीया और वचनम में लिख देंगे बहुवचनम। तृतीया बहुवचनम, तृतीया का बहुवचन का यह शब्द रूप है, तृतीया बहुवचनम। इस तरह से तृतीया बहुवचनम लिख देंगे बच्चों। लिख लो अच्छे से, छूटने न पाए किसी का। तृतीया बहुवचनम, बहुत शुद्ध लिखा करें ये इसको शब्द रूप को। इसमें गलती होती है तो मैंने कहा मार्क मिलने के बिल्कुल चांस नहीं होते हैं, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। सात्विकताया, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बालिका जैसे, तो बालिका का बालिकायाह बनेगा पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। यहाँ तो षष्ठी का प्रयोग है पाठ में, लेकिन पंचमी में भी बनता है, तो हमें वह भी बताना चाहिए। ये तो कहा नहीं है कि इस पाठ में किस में बना है, ये तो पूछ रहे हैं किस में बनता है, तो हमें दोनों बताना पड़ेगा। हमें पहले बताना पड़ेगा पंचमी, और दूसरा भी बता दें अगर हम
षष्ठी, तो इसका मतलब विद्यार्थी जानता है कि दोनों विभक्तियों में इसका रूप बनता है और एक ही वचन में दोनों में भी बनता है। तो लिख देंगे पंचमी और षष्ठी एक वचनम। पंचमी और षष्ठी में एक वचनम मतलब एक वचन का रूप है ये। इस तरह से नोट कर लेंगे। सात्विकतायाः जो शब्द है यह पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। नोट कर लें। धीरे धीरे लिख रहा हूं, लिखने में आपको कोई ऐसी गलती नहीं आनी चाहिए कि कहे कि सर नहीं दिख रहा था, हमने गलत लिख दिया। बहुत अच्छे से आप देख करके इसको लिखते चलिए। देख करके लिखते चलिए, गलत नहीं होगा। थोड़ा सा देखेंगे और सुधार कर लेंगे। पंचमी और षष्ठी एक वचनम लिख दिया। अब प्राणानाम अगला शब्द आएगा। नाम और नाम को मैंने कहा आंख बंद करके हमेशा हम समझ जाते हैं कि वह षष्ठी बहुवचन का रूप है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। प्राणानाम को अगर हम जानते हैं वह है तो उसके लिए क्यों देरी करेंगे। पहले तो सात्विकता या का नोट कर लीजिए। पंचमी और षष्ठी का एक वचन है तो पंचमी षष्ठी एक वचन लिख दिए। पंचमी और षष्ठी में अब देखो ये एक वचनाम लिख दिया गया पूरा। अब हम लिखते हैं प्राणानाम का। तो प्राणानाम का हम शुरू करते हैं तो लिखेंगे षष्ठी षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर कई बार कहता हूं थोड़ा सा भी ध्यान दें तो याद करने की जरूरत नहीं, खुद आपके समझ में आ जाएगा। षष्ठी बहुवचनम लिख लें। षष्ठी बहुवचनम प्राणानाम का। प्राणानाम प्राणों का, प्राणों की या प्राणों के। षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी का की के रा री रे चिन्ह होता है। उसके बाद आगे शब्द आएगा सभायाम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। याम हमेशा सप्तमी एक वचन में आएगा, जैसे बालिकायाम, लतायाम। इस तरह से सभायाम जहां ऐसा मिले हम समझ जाएंगे कि वह सप्तमी एक वचन का रूप है, क्योंकि एक ही तरह सभी शब्दों के रूप उस तरह के बनते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग सबके एक ही जैसे बनेंगे बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सप्तमी सप्तमी एक वचनम। सप्तमी एक वचनम इस तरह से लिख दिया। सप्तमी एक वचनम लिख लीजिए। सप्तमी एक वचनम। तो आप देखिए हमने सभी शब्दों के रूप कैसे लिखना है आपको यहाँ पर बता दिया। आप भी अच्छी तरह से इसी तरह से लिख लेंगे। और मैंने कहा है बीच में जरूर एक पेंसिल से लाइन खींच देना चाहिए लिखते समय, जिससे कि शब्द इधर तिरछे न हो जाएं कि देखने में खराब लगें। एकदम सीधी लाइन में देखिए, जैसे मैं यहाँ लाइन खींच करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से लेकर के आइए, सीधे खींचते हुए एकदम से यहाँ पर रुक जाइए। देखिए अभी ये लाइन आपकी सीधी बना देगा। लाइन सीधी देखिए बना दिया। इस तरह से सीधी लाइन हमें करना है। ये सीधी लाइन बन गई बच्चों। चाहें तो इसमें भी हम यहाँ कहिए तो सीधी लाइन बनाकर दिखा दें। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको सीधी लाइन एक बनानी है और लाइन बनाकर उसमें लिखना है, जिससे शब्द एकदम सीधे रहें, इधर उधर न हो। और हम इसको अच्छे से याद करेंगे। हमारा यह बन गया अभ्यास। और ज़्यादातर एक दो बार पढ़ करके समझ लेंगे तो ये रटने से नहीं, केवल समझने से काम बन जाएगा। कहाँ पर नाम, कहाँ पर अणाम, कहाँ पर से ये बनता है, तो आप इसको काम कर सकते हैं। देख करके लिख लीजिए। अभी स्क्रीन मैंने छोटी कर दी है, जिससे कि ये पूरा अभ्यास आपको एक बार में दिख जाए। पूरा अभ्यास आपको एक बार में दिख जाएगा। लिख लीजिए सब, जहां भी छूटा हो पूरा कर लीजिए, जिससे कि आगे अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ूंगा और उसको बनाने में आपको दिक्कत न हो कोई। अच्छे से लाइन खींच करके इसको लिख करके पूरा कर लीजिए काम। घर में खूब बढ़िया से अपनी कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, लाइन बना करके सभी शब्दों के पद पहले, फिर विभक्ति, उसके बाद वचन, जिसके
जिस तरह से मैंने बताया है, इसी तरह से शुद्ध रूप से लिख करके पूरा कर लेंगे। यह अभ्यास जो है थोड़ा-सा लंबा है और बुद्धि लगानी है, क्योंकि व्याकरण से संबंधित है, तो गलती न होने पाए, खूब अच्छे से देख करके इसको आप लोग लिख लेंगे बच्चों। तो अब हम तीसरे अभ्यास में चलते हैं, जिसमें कि कहा गया है एक पदेन उत्तरत। इसी में बच्चे गलती करते हैं, मेरे पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मेरे समझ में तो नहीं आता है, लेकिन गलती करते खूब हैं। कहा जाता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए इसका, तो एक शब्द की बजाय पता नहीं कहाँ से लिख देते हैं, पूरे वाक्य में लिखते जाते हैं। जबकि बताया हूँ एक शब्द में कहे तो एक ही शब्द में उत्तर लिखना है। पूरे वाक्य में उत्तर लिखने का मतलब है कि हमें उस शब्द का पता ही नहीं है कि कौन-सा सही है। इसलिए चलो पूरा लिख दें वाक्य तो कोई तो सही रहेगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे इसमें पूछा, अस्माकं ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं? तो हमें केवल रंग की संख्या बतानी है कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं, तो कितने रंग हैं? 3, तो केवल 3 ही तो लिखना है यहाँ पर, एक ही शब्द लिखना है कह रहे हैं, तो हमने लिख दिया त्रयः। एक पदेन मतलब एक शब्द में, त्रयः शब्द लिख दिए, आपका उत्तर हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, बहुत वाक्य नहीं बनाना है, त्रयः शब्द लिख दीजिए, आपका उत्तर हो गया। थोड़ा-सा त्रयः नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देता हूँ आपको, त्रयः, त्रयः। त्रयः शब्द लिख लीजिए, इसका केवल इतना ही उत्तर होगा। त्रयः मतलब 3 रंग हैं झंडे में। अब ये और नहीं पूछ रहा कौन-कौन से रंग हैं, क्या हैं, कैसे हैं। केवल बता देना है कितने हैं, संख्या केवल लिख देनी है, त्रयः लिख देना है हमको, त्रयः। आगे फिर प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे तो उत्तर अपने समझ में आता जाएगा। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः अस्ति। यह हमने कहीं से लिया नहीं है, आपकी पुस्तक के ही प्रश्न लिख करके अभ्यास किए हैं, इसलिए कि आप भी इसी तरह से अपने पुस्तक के सभी प्रश्न को लिखें क्रम से और उनका उत्तर लिखें। देखते चलेंगे तो आपके समझ में आता जाएगा। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकः कः वर्णः अस्ति। तिरंगे झंडे में शक्ति को बताने वाला कौन सा रंग है? तो हमने देखा है कि शक्ति को बताने वाला, प्रगति को बताने वाला और समृद्धि को बताने वाला 3 रंग हैं। तो शक्ति को बताता है, पराक्रम को बताता है, वीरता को बताता है, वह है केसरिया रंग। तो हमने लिख दिया वहाँ पर केसर वर्णः, केसर वर्णः, ये इसका उत्तर हो गया। केसर वर्णः लिख लेंगे। फिर आगे कह रहे हैं देखो, केसर वर्ण पहले लिख लें, फिर आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न का। कहीं-कहीं एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो उसको आप एक ही शब्द कोई बता दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि आप जानते हैं। क्योंकि एक शब्द कह रहे हैं, तो एक में ही कह देना है, उसी में जितनी बात आए हम बता देंगे। जैसे आगे प्रश्न दे रहे हैं इसमें कि अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है? अशोक चक्र क्या बताता है? अशोक चक्र क्या सूचित करता है? इसमें 3 शब्द हैं, 3 बताते हैं। किस एक जगह बताया सत्य को प्रकट करता है, एक जगह बताया न्याय को बताता है और एक जगह बताया न्याय को और प्रगति को बताया। तो आप इसमें से कोई भी शब्द अगर लिख देंगे तो सही हो जाएगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वही एक बताएँ, क्योंकि 3 विशेषताएँ हैं, तो कोई भी एक विशेषता उसका गुण है, तो तीनों में से कोई भी बता दें। जैसे हमने बता दिया न्यायस्य, हमने बता दिया न्यायस्य, ये भी सही है। कोई लिख दिया सत्यस्य, वह भी सही है। किसी ने लिख दिया प्रगतेः, वह भी सही है। तो तीनों में से अगर आप कोई भी शब्द लिखेंगे तो आपको 1 अंक का है तो मिलेगा, पूरा अंक मिलेगा। जब 3 शब्द लिख देंगे तब तो वहाँ पर 3 वर्ण हो 3 शब्द हो गए और एक ही शब्द में बताना है। तो इस तरह से हम एक शब्द में लिख सकते हैं। उसको समास मिलाकर के सभी को एक में मिलाकर बताना इतना ज़्यादा लंबा आपका वो नहीं है कि आप उसको न्याय, सत्य और प्रगत प्रगति नाम सबको मिलाकर एक साथ बताएँ। आप केवल एक ही बता दें तो भी इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। न्यायस्य, न्याय का। कोई सत्य से लिख सकता है या कोई प्रगतेः भी लिख सकता है। यह इसका उत्तर हो गया। फिर त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः? तिरंगा झंडा पूरा मिलाकर के किसका प्रतीक है? तो बताया था
स्वाधीनता का प्रतीक है और राष्ट्र का गौरव का प्रतीक है। तो हम कोई भी कह सकते हैं, स्वाधीनता या भी कह सकते हैं या राष्ट्र का गौरव भी कह सकते हैं। दोनों उत्तर सही हैं। तो हम लिख देते हैं राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। तो लिख दिया यहाँ पर राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र गौरवस्य। तो मैंने आपको बताया कि एक प्रश्न के उत्तर कई हो सकते हैं और सब सही होते हैं। उसमें कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि वही सही है दूसरा वाला गलत है। कोई स्वाधीनता या लिख देगा वो भी अंक पाएगा और राष्ट्र गौरवस्य लिख देगा वो भी अंक पाएगा। दोनों बच्चों को अंक मिलेगा, लेकिन उसी से संबंधित अगर बात हो तो। और कोई और बता देगा इनके अलावा, तब नहीं अंक मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम जानकारी प्राप्त रखते हैं, करते हैं, तो हम कोई भी सही बात कहेंगे तो उसमें अंक मिलेगा, लेकिन उससे असंबद्ध रहेगा तो अंक नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से हमने और पाठ के आधार पर ही पुस्तक के उत्तर देने हैं, अपने मन से बना करके उत्तर नहीं देना है। जो उस पाठ में लिखा रहे वही उत्तर हमको देना चाहिए अगर पाठ के प्रश्न हैं तो। क्योंकि यह सामान्य ज्ञान नहीं है कि आपसे पूछा जा रहा है, यह तो पाठ जो पढ़ाया गया उसी के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो गए एक पद में उत्तर लिखने का अभ्यास, कि एक पद में इस तरह से हम उत्तर लिख सकते हैं। तो आपने देखा एक पद में हमने उत्तर लिखा, बहुत अच्छे से आपको उत्तर लिख करके बता दिया कि इस तरह से इसका उत्तर होगा राष्ट्र गौरवस्य। लिख लीजिए राष्ट्र गौरवस्य। बहुत अच्छा, राष्ट्र गौरवस्य। तो आप इतना पहला, दूसरा और तीसरा ये जो अभ्यास हैं इनको अच्छे से आप कर लीजिए। पूरा ऐसा ना हो कि बाकी रहे। पूरा उत्तर बहुत अच्छे से लिख लीजिए जिससे कि यह काम पूरा हो जाए। अब इसके आगे है पूरे वाक्य में उत्तर लिखना। कहा कि अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में जो सफेद रंग बना है वह किसका सूचक है। हमारे झंडे में जो सफेद रंग बना है वह किसका सूचक है। तो आप पढ़े थे, एक जगह लिखा है सत्य का सूचक है और एक जगह लिखा है प्रगति का सूचक है। एक जगह लिखा सत्य का सूचक है और एक जगह लिखा प्रगति का सूचक है और लिखा न्याय का सूचक है। तो हम इन सब बातों को मिला करके यहाँ पर कह सकते हैं, हम सब बातों को मिला करके एक जगह इस बात को कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं, बच्चों ध्यान से देखो, तीनों को अगर एक में मिला देंगे तो आप पहले पुस्तक को देख लिया करें, वहां से बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो बता रहे हैं कि, यहाँ देखो ध्यान से बता रहे हैं कि सफेद रंग सत्य का सूचक है। देखो ध्यान से, सफेद रंग सत्य का सूचक है, ये बता रहे हैं। सफेद रंग जो है सत्य का सूचक है। केसरिया जो है वीरता का है, सफेद सत्य का, हरा समृद्धि का है। तो सत्य का सूचक सफेद रंग है तो सत्य यहां से ले लिया। और आगे देखिए बता रहे हैं सफेद रंग सात्विकता और सुचिता का सूचक है। तो हम तीनों को मिला करके लिख सकते हैं, सत्य का, सात्विकता का और पवित्रता का सूचक है। हम ये तीनों मिला करके लिख सकते हैं। तो चलो हम तीनों को मिला करके लिख देंगे। तीनों को मिलाकर लिख देते हैं, सात्विकता, सुचिता और सत्य। तो और एक भी लिखेंगे तब भी सही है, वाक्य पूरा होना चाहिए, बात आनी चाहिए। यहाँ लिखते हैं हम लोग उत्तर, अस्माकं अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सत्यस्य सात्विकतायाः सत्यस्य सात्विकतायाः और क्या बताया, शुचितायाः शुचितायाः च सूचकः सूचकः अस्ति।
सूचकः अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः च सूचकः अस्ति। अभी लिखते हैं, अभी आपके सामने स्क्रीन आ रही है, ये पूरा आप इसको इस तरह से नोट करेंगे। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे ध्वज का जो सफेद रंग है वह सत्य का, अच्छाई का और शुद्धता का सूचक है। इतना आप इसको लिख लें, इतना लिख लें। कोई सत्य से तक ही लिख देता है तो भी उसको हम अंक देते हैं। कहने का मतलब उसको पता है, उतना जानकारी कर रहा है, और पूरा उत्तर तो ये पूरा अगर लिख देंगे तो एकदम सब जो बातें कही गई हैं इस पाठ में पूरा आ जाएगा। इसको नोट कर लें, इस वाक्य को अभी जो मैं लिखा रहा हूं इस उत्तर को लिख लीजिए। इस उत्तर को लिख लीजिए और इसको लिखने के बाद यहीं पर मैं रोक दूंगा कार्य, जिससे कि अगले भाग में अन्य अभ्यास को कर सकें। आज अब समय हो गया है, यहीं पर मैं रोक दूंगा। इसको देख करके अच्छे से नोट कर लें और अगले अभ्यास में अगले दिन जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो उसमें फिर यह आगे का अभ्यास, अगला प्रश्न जो है उसका उत्तर लिखूंगा और आपकी मदद करूंगा। क्योंकि आप लिखे होंगे, एक बार मैंने कहा इन सब उत्तरों को स्वयं भी लिख लेना चाहिए और मिलाना चाहिए कि मैं जो बात कह रहा हूं वह आपने कितना सही और कितना गलत लिखा था। जहां गलती है उसको सुधार कर लीजिए और फिर से अच्छे ढंग से उनको सुधार करके फिर फेयर कॉपी में प्रश्न और उत्तर अपने को लिख लेना चाहिए। यह सही उत्तर लिखने का तरीका होता है। ये नहीं कि मेरे ऊपर ही निर्भर रहें कि मैं लिखूंगा तब आप लिखेंगे। आपको स्वयं इन अभ्यासों को करने की आदत डालनी चाहिए। स्वयं पाठ को पढ़ करके उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जहां पर न बने उसको देखते रहें और अगले दिन जब मैं यहाँ पर लिखाऊं तो आपको मिला लेना चाहिए कि जो आप लिखे थे प्रश्न का उत्तर कहाँ तक सही था और उसमें कहाँ पर कुछ गलती हो गई थी जो कि सुधार करना जरूरी था। ऐसा अगर आप करेंगे तो गलती कभी नहीं होगी, जो रहेगी वो सुधर जाएगी। आपके ध्यान में खुद आ जाएगा कि हाँ मैंने गलत किया था, तो सर ने बताया तो उस गलती को मैंने सुधार लिया था, फिर से वह गलती न होने पाए। तो आप ध्यान करें, अगर इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं भी आपके अभ्यास में परीक्षा के दिन गलती नहीं होगी। क्योंकि गलती तो पहले ही हो गई थी, जिसको कि मैंने सुधार दिया और वह गलती आपकी सुधर गई। अब कहाँ गलती रह गई है? गलती है ही नहीं। इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो होगी, परिश्रम करना ही पड़ता है बच्चों। हल्का सा अगर परिश्रम कर लेंगे तो बराबर, क्योंकि इस तरह से एक पाठ अगर आपने पढ़ लिया उस पाठ को फिर आप देखेंगे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। एक बार केवल दोहरा लेंगे परीक्षा के समय में तो भी आपके मन में ये सब बातें बैठी रहती हैं। तो आप अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर देखिए, नोट कीजिए और घर जा करके इतना पूरा अभ्यास कर लीजिएगा। लिख लीजिए पूरा। यह प्रश्न जैसे ही पूरा होता है मैं कार्य आज का रोक दूंगा और अगले दिन के लिए हम लोग फिर तैयार रहेंगे। देख करके लिख लो बच्चों। सात्विकतायाः शुचितायाः च शुचितायाः च सूचकः अस्ति। इसके आगे लिख लेना है सूचकः अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। प्रश्न की मदद से उत्तर लिखना चाहिए तो एकदम शब्द सही हो जाते हैं, वाक्य सही हो जाता है, गलती नहीं होती है। हमें उत्तर वही मिलता है जो प्रश्न में पूछा गया था। इसलिए हमें हमेशा हमेशा शब्द जो है देखते रहना चाहिए कि वाक्य में कैसे कहे गए हैं। तो जो प्रश्न में वाक्य कहे गए हों उन्हीं प्रश्नों को देख करके केवल जो उत्तर है वहीं पर ला करके रख करके उसी ढंग से पूरा कर लें, आपका हो गया उत्तर। देखेंगे केवल कस्य को बदला है, उसमें जो जो रंग है उस जो जो वस्तुएं हैं सत्य सात्विकता और शुचिता वहां लिख दिया गया, बाकी सब तो वही ही है। तो इस तरह से कार्य कर लेंगे तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा बच्चों। आज मैंने कहा इतना ही, जो लिख रहा हूँ अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको हम अब यहीं पर रोक देंगे और रोक करके फिर आपको बताएंगे आगे अगले दिन कैसे पढ़ाई हो सकती है। लिख लें अच्छे। देखो श्वेत वर्ण में विसर्ग छूट गया है,
श्वेत वर्ण में विसर्ग छूट गया था, अभी मैंने उसको ठीक कर दिया, तो इस तरह श्वेत वर्ण नहीं श्वेत वर्ण बना लेंगे। और यहीं पर हम कार्य रोक रहे हैं बच्चों, फिर अगले भाग में हम सब मिलेंगे।